Hello and welcome to all of you. Today we are going to start a brand new chapter of history of class 8, that is modern India. Okay, so modern India को हम लोग पढ़ेंगे आज. Let's start. देखिए, आपने ये ज़रूर नोटिस करा होगा कि जो बहुत तरह की जो हमारे प्रेजेंट प्रैक्टिसेस और बिलीव्स हैं, ये क्या है, डिफरेंट है. जैसे देखिए, हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं आज के दौर में, हम लोग टी को ड्रिंक करते हैं, उसके अलावा जो हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, और जो हमारे आइडियाज़ हैं इंडिविजुअल राइट्स को लेकर, किसी भी व्यक्तिगत अधिकार को लेकर, ये क्या है, पूरी तरह से डिफरेंट है उस समय के लिए जब एंशिएंट और मेडिवल इंडियंस जो होते थे उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या है, पूरी तरह से ये डिफरेंट है. हो सकता है कि आपने ये सवाल अपने आप से पूछा हो कि कब, क्यों और कैसे, व्हेन, व्हाई एंड हाउ दे चेंज्ड, कब, क्यों और कैसे ये परिवर्तित हुए, चेंज हुए. ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वन एंड ओनली देगा, वो है हिस्ट्री. हिस्ट्री आपको हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने में. क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड करके रखता है जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं और जो भी डेवलपमेंट हुए जिसके द्वारा इन चेंजेस को लाया गया है ना हमारी लाइफ में, वो. इसलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आप इन सारे चीज़ों को जान पाएंगे, जो भी चेंजेस आज के दौर में आपको दिख रहे हैं उसको. नेक्स्ट देखते हैं, जो टॉपिक है इसमें वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स. ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स क्या है उसको हम लोग देखेंगे. अब देखिए, डेट्स इन हिस्ट्री आर लाइक दी स्केलेटल सिस्टम विदाउट विच दी बॉडी वुड बी सेपलेस. तो देखिए क्या है कि जो डेट्स है हिस्ट्री में, ठीक है ना, वो क्या है, एक स्केलेटल सिस्टम के जैसा है. अगर मान लीजिए जिस प्रकार हमारे बॉडी में बोन्स ना होंगे तो हमारे शरीर का कोई शेप सही ढंग का नहीं होगा, हम लोग सेपलेस हो जाएंगे. ठीक उसी प्रकार से कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट वुड बी वन मीनिंगलेस unless the event were arranged in the sequence of their dates of occurrence. तो अगर उसके होने के डेट्स के सीक्वेंस में अगर नहीं लगाया गया कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा. ठीक है ना. अब देखिए, डेट्स ऑफ इवेंट एक्ट समवट. कभी कभी क्या होता है कि जो डेट्स हैं किसी भी इवेंट के, वो एक माइलस्टोन की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि इवेंट्स को के पोजीशन को इन द रिलेशन टू द अदर इवेंट इन द हिस्ट्री. ठीक है. अब देखिए, दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट्स विद इन अ टाइम फ्रेम. तो इससे ये क्या होता है कि जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं एक टाइम फ्रेम के अंडर में, उसको समझने में ये क्या करता है, हेल्प करता है डेट्स. ठीक है ना. देखिए, सम डेट्स एंड इवेंट्स एक्ट एज ए लैंडमार्क बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं और जो भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, काफ़ी एक लैंडमार्क कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि यह काफ़ी लंबे समय तक इनका प्रभाव रहता है. इसके एग्जाम्पल के को अगर देखा जाए तो देखिए, जो ईयर है 1526 इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है ना, ये इसीलिए मतलब लैंडमार्क नहीं हो है क्योंकि इस समय फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था. याद होगा आपको, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा गया था किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में. ठीक है ना. अब देखिए, मोर इम्पोर्टेंटली ये मार्क करता है एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत. देखो तो क्या है कि जब बाबर भारत पे आक्रमण करता है 1526 में, ठीक है, तो उस समय दिल्ली पे जो है, दिल्ली की गद्दी पे वो बैठा होता है इब्राहिम लोदी. ठीक है ना. तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार जाता है और मारा जाता है, और उसके बाद दिल्ली के गद्दी पे शासन हो जाता है किसका, बाबर का. ठीक है ना, 1526 में. और उसके बाद मुगल एम्पायर जो है, जिसे मुगलिया सल्तनत कहते हैं, वो भारत में स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और 1857 तक ओवरऑल रहता है. अब देखिए क्या है कि जो इम्पोर्टेंस है ना, डेट्स का, वो डिपेंड करता है ऑन द एस्पेक्ट फ्रॉम विच हिस्ट्री इज स्टडीज. पहले देखिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो डील करता है रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर्स एट्सेट्रा के बारे में. यानी जो भी राजनीतिक इतिहास जो है वो क्या डील करेगा, वो डील करेगा रूलर्स के बारे में, वो डील करेगा उसके प्रशासन के बारे में और उसके युद्धों के बारे में. ठीक है. सोशल हिस्ट्री जो होगा या इकोनॉमिक हिस्ट्री जो होगा, कल्चरल हिस्ट्री जो होगा और रिलीजियस हिस्ट्री जो होगा, ये डील करेगा सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में रेस्पेक्टिवली. ठीक है ना. अब देखिए, विद इन अ टाइम फ्रेम सम डेट्स रिकॉर्ड इवेंट इन द लिव्स ऑफ रूलर्स इंक्लूडिंग बर्थ्स, एक्सेशंस, वॉर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव. अब देखिए क्या है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर
कुछ जो डेट्स होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं ऐसे इवेंट्स को, जैसे राजाओं के जो जन्म वगैरह होता है, जैसे उसमें बर्थ है, उसके अलावा वो कब गद्दी पर बैठा, ठीक है ना, एक्सेशन कब हुआ उसका, राज्यरोहन जो होता है या राज तिलक, उसके अलावा जो युद्ध जो लड़े गए वो, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्शन लिए गए, ठीक है ना, उसके अलावा जो भी उसके डेथ्स हुए, ठीक है ना, जो कब वो मरा, तो इन सभी को क्या किया जाता है, एक टाइम फ्रेम के अंदर में रखा जाता है। अब देखिए दीज आर सिग्निफिकेंट फॉर पॉलिटिकल हिस्टोरियंस, तो ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण है किनके लिए, एक पॉलिटिकल हिस्टोरियंस के लिए ये सभी महत्वपूर्ण है। अब देखिए हिस्टोरियंस स्टडिंग other aspect find the other dates and events within the same period same time period more significant. for instance, अब क्या होता है कि कुछ ऐसे भी हिस्टोरियंस होते हैं जो सेम टाइम पीरियड के अंडर में ही किसी दूसरे एस्पेक्ट को देखते हैं। जैसे देखिए फॉर इंस्टेंस वाइल स्टडिंग अकबर रीजन, देखिए अकबर के जो रीजन था जो 1550, आपको याद होगा 1556 में हुमायूं के बाद बाबर, उसके बाद उसके पुत्र हुमायूं, और उसके बाद उसका जो पुत्र था वो था अकबर। अकबर जो है गद्दी पर बैठता है, बहुत ही कम उम्र में बैठता है, लगभग वही 12-13 साल के आसपास 1556 में, और वो शासन करता है 1605 तक। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि अब पॉलिटिकल हिस्टोरियंस जो होंगे वो ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे किस चीज़ में, वैसे डेट्स में जो रिकॉर्ड करता है रूलर्स के मिलिट्री अचीवमेंट्स को, यानी जो भी उसके फौज की जो उपलब्धियां हैं, जो सेना की उपलब्धियां हैं उसके बारे में, उसके अलावा जो भी प्रशासनिक कार्य किए गए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए गए उसके बारे में। जबकि अदर हिस्टोरियंस जो होगा, जो स्टडी करेगा सेम पीरियड को, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा किस चीज़ में, डेट्स में, है ना, जो रिकॉर्ड करेगा या कहेगा फाउंडेशन ऑफ द सिटी, जैसे कोई भी एक शहर बन रहा है उसके बारे में, है ना, जैसे फतेहपुर सिकरी जो है वो उसका फाउंडेशन किया गया था किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ठीक है ना। उसके अलावा अकबर का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इबादत खाना याद होगा आपको, जहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग जुटते थे और रिलीजियस डिस्कशन होता था, इबादत खाना, है ना। उसके अलावा वेरियस रिलीजियस डेवलपमेंट जो हुए उसके बारे में, इवेंट शोइंग द लेवल ऑफ द अवेयरनेस अमॉन्ग द वीमेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अलग अलग हिस्टोरियंस जो होंगे वो अलग अलग चीज़ों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे उस समय के जो अवेयरनेस थी महिलाओं के पास उसके बारे में, उसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में। तो इस तरह के अलग अलग डिफरेंट जो ट्रेंड होगा डेवलपमेंट्स को, उसको वो लोग क्या करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक जो है वो है पीरियोडाइजेशन इन हिस्ट्री। पीरियोडाइजेशन कहने का क्या मतलब हुआ, यानी इसे कैटेगराइज करना। हिस्ट्री एक बहुत मेजर और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसे क्या किया गया, इसे स्टडी करने के लिए हिस्टोरियंस जो हैं इसको ब्रॉडली थ्री कैटेगरी में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका एंशिएंट, दूसरा हो जाएगा मेटेरियल, और तीसरा हो जाएगा मॉडर्न, ठीक है ना। तो इन सब का अलग अलग कैटेगरी भी है, यानी सब पार्टिकुलर, जैसे एंशिएंट का अलग अलग कैटेगरी है, उसके अलावा मेटेरियल का भी तो अलग अलग है। लेकिन अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये तीन कैटेगरी में हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया ताकि उसके बारे में आसानी से जाना जा सके, उसे पढ़ा जा सके, ठीक है ना। अब देखिए पीरियोडाइजेशन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर पीरियोडाइजेशन हुआ। अब हिस्टोरियंस जो है उन्होंने डिवाइड करा ब्रॉड टाइम पीरियड्स में ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस को रखते हुए बेसिस पे हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। दिस इज कॉल्ड पीरियोडाइजेशन। तो इसे क्या कहा जाता है, पीरियोडाइजेशन कहा जाता है। ये सिंप्लीफाई करता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री को, और इसके अलावा जो हाईलाइट करता है जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हुए डेवलपमेंट के, ठीक है ना, ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट्स हुए विद इन द पार्टिकुलर पीरियड, उसको ये दर्शाता है, ठीक है, ताकि उस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को हमें पढ़ने में क्या हो जाए, आसानी हो। अब देखिए इन द अर्ली 19th century a scholar named James Mill wrote the first history of India that covers all period। तो क्या होता है कि अर्ली 19th century में एक स्कॉलर होते हैं, एक विद्वान होते हैं, इनका नाम है जेम्स मिल, ठीक है ना। वो पहली बुक लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कवर करता है ऑल पीरियड्स को, यानी तीनों पीरियड्स को कवर करता है, ठीक है। उन्होंने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को 3 ब्रॉड पीरियड्स में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उन्होंने कहा था कि जो एंशिएंट पीरियड है उसे उन्होंने हिंदू पीरियड कहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस समय क्या था कि मोस्ट ऑफ जो इंडिया थे के रूलर थे उस समय क्या था, हिंदू रूलर थे, ठीक है ना। उसके अलावा
उन्होंने मेडिवियल पीरियड को मुस्लिम इरा या मुस्लिम पीरियड कहा, और उसके बाद मॉडर्न पीरियड को ब्रिटिश या क्रिश्चियन पीरियड कहा, ठीक है ना। अब देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्टोरी डिस्कार्डेड द रिलीजियस बेस्ड डिवीजन एज अ डेवलपमेंट इन द मल्टी रिलीजियस कंट्री लाइक इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाई सेवरल फैक्टर एंड नॉट मेरली बाय द रिलीजन ऑफ द रूलर्स। तो क्या होता है कि इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन का जो इंडियन हिस्टोरिक जो है, इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कार्ड किया, बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिलीजन बेस्ड डिवीजन कुछ खास नहीं है, क्योंकि एज ए डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत में क्या है कि मल्टी रिलीजियस कंट्री है ना, यहाँ पर आप देखते हैं तरह तरह के धर्म है, तो एक रिलीजन्स के ऊपर भारत को बांट कर इसको स्टडी करना ये कुछ खास नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा कि सेवरल फैक्टर्स लिए, नॉट मेयरली द रिलीजन ऑफ द रूलर्स, बल्कि जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने डिवाइड करा इंडिया के हिस्ट्री को इनटू एंशिएंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न पीरियड्स में ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। यानी वो सिर्फ रिलीजन चेंजेस के अकॉर्डिंग किया था, लेकिन इन्होंने क्या करा कि इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस को भी साझा किया, ठीक है ना। अब देखिए, such an approach broadens the range of history from the study of merely the lives and achievement of rulers to the study of lives and experience of much larger number of people. In this book you will be learn about the modern period in India. तो देखिए, तो इसमें क्या किया गया कि इसका जो स्टडी हुआ तो ना सिर्फ लिव्स के बारे में हुआ, ना सिर्फ अचीवमेंट्स के बारे में हुआ रूलर्स के, बल्कि इसमें जो है और एक्सपीरियंस, उसके अनुभव, और उसके अलावा बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स के बारे में स्टडी करा गया। इसलिए क्या कि इस बुक में मेनली आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे मॉडर्न पीरियड के बारे में, क्योंकि मेडिवियल और एंशिएंट आप क्लास 6-7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब देखिए मॉडर्न पीरियड, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियड को हम लोग देखेंगे। देखिए, द टर्म मॉडर्न पीरियड रेफर्स टू द रिसेंट टाइम। अब जो मॉडर्न पीरियड है ये रेफर करता है रिसेंट टाइम को, ठीक है ना, रिसेंट टाइम्स को। जैसे देखिए, द मॉडर्न पीरियड डिड नॉट बिगिन सिमुलटेनियसली इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या है कि एक साथ, इसका मीनिंग होता है एक साथ पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक साथ जो है पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि पहले ये मॉडर्न पीरियड जो है यूरोप में हुआ, है ना, अराउंड द 15th सेंचुरी। और ये कैरेक्टराइज किया गया बाय द फीचर्स सच एज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, है ना। अब इसे कैसे कैसे पता चला कि मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो इसे कैरेक्टराइज किया गया एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, यानी जो व्यापार था उसके फैलाव को लेकर, ठीक है ना। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण जो हुआ सो, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो हुआ सो, उसके अलावा स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट, वो तेज़ गति से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आई वो, उसके अलावा कम्युनिकेशन, वाइड स्प्रेड लिटरेसी, है ना, यानी जो लिटरेसी है, साक्षरता, वो बढ़ा। फिर उसके अलावा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, है ना, बेस्ड ऑन आइडिया लाइक लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो एंड अ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल इन द सर्च ऑफ न्यू ऑक्यूपेशंस। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखा गया, तो बोला गया कि ये मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया। अब देखिए, मॉडर्नाइजेशन लीड टू द रैपिड प्रोग्रेस इन यूरोप। इन इंडिया द मॉडर्नाइजेशन पीरियड बिगिन मच लेटर अराउंड द मिड 18th सेंचुरी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पहले कहाँ पे स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियड, तो पहले मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है यूरोप में। कहाँ? यूरोप में होता है, ठीक है ना, यूरोप में स्टार्ट होता है। और उसके बाद कहाँ होता है? यूरोप के बाद होता है लगभग 15th सेंचुरी में ही हो जाता है यूरोप में। और भारत में ये स्टार्ट होता है कब? ये स्टार्ट होता है आपको वही अराउंड मिड 18th सेंचुरी। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि मिड 18th सेंचुरी जो है इंडिया में स्टार्ट होता है, मॉडर्नाइजेशन होना शुरू होता है। अब देखिए, मॉडर्नाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, मॉडर्नाइजेशन क्रिएटेड ग्रोइंग नीड्स फॉर वेरियस काइंड ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन यूरोप। अब क्या होता है कि मॉडर्नाइजेशन जब होता है तो ये क्रिएट करता है ग्रोइंग नीड्स को, जैसे बहुत तरह के काइंड ऑफ गुड्स जो थे और रिसोर्सेज जो थे यूरोप में, उसकी कमी होने लगी। तो सम यूरोपियंस कंट्रीज जो हैं उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया अदर पार्ट ऑफ दी
वर्ल्ड को एंड इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया ट्रेड सेटलमेंट एट मैनी प्लेसेस। तो बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री थे वो अपने कंट्री से, यूरोप से निकल कर दूसरे दूसरे पार्ट में जाने लगे वर्ल्ड के, और वहाँ पर जाकर उन्होंने ट्रेड सेटलमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया बहुत सारे प्लेसेस पे। धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली दे इस्टेब्लिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर लार्ज एरियाज अराउंड दियर ट्रेड सेटलमेंट। अब अपने ट्रेड सेटलमेंट के चारों ओर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल करना शुरू कर दिया, यानी रूल करना शुरू कर दिया। एंड दे यूज द रिसोर्सेज ऑफ दिस एरियाज टू फुलफिल देयर ओन पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक नीड्स। और उसके अलावा क्या उन्होंने करना शुरू किया, जो भी रिसोर्सेज वहाँ पर पाए जाते थे उसके आसपास, उस एरिया के रिसोर्सेज को ये फुलफिल करने लगे अपने पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने में। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है यही क्या कहलाता है, कॉलोनाइजेशन कहलाता है। कॉलोनाइजेशन को इन हिंदी में आपको बता दूं क्या होता है कि जब दूसरे कंट्री के लोग जब दूसरे किसी कंट्री में चले जाते हैं, यानी पर्टिकुलर कंट्री के जो लोग होते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाके वहाँ पर ट्रेड सेटलमेंट करने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर शासन करने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, ये जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है, कॉलोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है ना, यानी वहाँ पे जो शासन करने की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ पर जो ट्रेड सेटलमेंट होता है, इवन धीरे धीरे वहाँ पर जो है पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करना शुरू कर देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, दिस सबजुगेटेड एरिया बिकम अ कॉलोनी वेयर वाई इट लॉस्ट इट्स पॉलिटिकल सोवरेनिटी एंड कंट्रोल ओवर इट्स ऑन रिसोर्सेज। तो क्या होता है कि वो एरिया जहाँ पे कॉलोनी बन जाता है वहाँ पे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और कंट्रोल जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है इनके अपने ही रिसोर्सेज पे, जो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखिए, अ कोलोनाइजिंग कंट्री यूज द रिसोर्सेज ऑफ इट्स कॉलोनीज टू प्रमोट its own modernization, but in the colonies it introduced modernization only in the certain spheres and only to the extent that suited its own interests। अब क्या होता है यहाँ पर देखो कि एक कॉलोनाइजिंग कंट्री जो होगा वो यूज़ करेगा वहाँ के रिसोर्सेज को सिर्फ कॉलोनीज को प्रमोट करने के लिए, और वो अपना मॉडर्नाइजेशन करेगा, यानी वो जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह होंगी वो सिर्फ अपने लिए रखेगा, ना कि वहाँ के जो लोकल जो नेटिव्स हैं उनके लिए। ठीक है ना, बट इन द कॉलोनीज क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस करा मॉडर्नाइजेशन ओनली इन अ सर्टेन स्फीयर एंड ओनली द एक्सटेंट दैट इज सुइटेड इट्स ओन इंटरेस्ट। उसके बाद क्या होता है, कॉलोनी के अंदर यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मॉडर्नाइजेशन को सिर्फ सर्टेन स्फीयर्स के लिए, है ना, और साथ ही साथ टू ओनली टू द एक्सटेंट्स दैट इज सुइटेड इट्स ऑन इंटरेस्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए जितना डेवलपमेंट हो उतना डेवलपमेंट करना है, बाकी वहाँ के डेवलपमेंट को देखते हुए, वहाँ के नीड्स को देखते हुए नहीं, बल्कि हमारी क्या नीड्स है उसको वो सिर्फ पूरा करता है, जो कॉलोनीज वहाँ पे बसाते हैं वो लोग। अब देखिए, such partial modernization benefited only a small section of the people in the colonies. Generally, for the rest of the people in the colonies, colonial rule created condition of poverty, disparity and discrimination। तो क्या होता है कि सिर्फ इस तरह के मॉडर्नाइजेशन में एक स्मॉल सेक्शन जो है उसे ही बेनिफिट होता है, और बाकी जो होते हैं रेस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वहाँ पर कॉलोनियल रूल के समय एक कंडीशन क्रिएट हो जाता है जिनमें पॉवर्टी, डिस्पेरिटी और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, है ना, ये गरीबी वगैरह जो है, असमानता वगैरह जो है, ये सब क्या हो जाता है, क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, इंडिया जो है एक कॉलोनी बना कब, आपको बता दें, द मुगल एम्पायर डिक्लाइन रेपिडली आफ्टर औरंगजेब डेथ। देखो, औरंगजेब का जब डेथ होता है 1707 में, आपको याद होगा क्लास 7 में हमने आपको बताया था, है ना, ग्रेट मुगल्स के बारे में और लिटिल मुगल्स के बारे में। तो ग्रेट मुगल्स कहाँ से कहाँ तक थे, ग्रेट मुगल्स जो है वो हुए थे कहाँ तक, वो हुए थे आपके 1526 यानी बाबर से लेकर 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक। उसके बाद जो भी रूलर हुए वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, है ना, जितना उनके पहले के जो भी रूलर हुए मुगल एम्पायर के। सो ये लोग अपना जो पावर है वो धीरे धीरे खोते चले गए, और ये लोग लेटर मुगल्स कहलाए। ठीक है ना, तो क्या होता है कि मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो थे वो उस समय इंडिया में वो धीरे धीरे क्या होने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे, और जो ब्रिटिश है उन्होंने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया इंडिया को इन द मिड 18th सेंचुरी के आसपास। ठीक है ना, अब देखिए, जो मार्क जो है बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया बाय द एंड ऑफ द
बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, है ना, जो ब्रिटिश कॉलोनाइज था लार्ज पार्ट जो थे, है ना, इंडिया के, है ना, वॉर्स और पॉलिसीज और ट्रेचरी, है ना, मतलब विश्वासघात के जरिए किसी हद तक कॉलोनाइज करना शुरू कर दिए। कॉलोनाइजेशन जो है ब्रिटिश को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया इंडिया के रिच रिसोर्सेज के पास। हमारे पास जो है रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा था, तो जैसे ही कॉलोनाइज हो गया इंडिया, है ना, ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया, तो इंडिया के जो भी रिच रिसोर्स थे उसका सारा का सारा कंट्रोल चला गया किसके पास? ब्रिटिश के पास, ठीक है ना। दे अडॉप्टेड पॉलिसीज विच अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ऐसे पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जो बहुत हद तक हमारे जो इंडियन लिव्स थे, जो भी इंडिया के लोग थे, उनके जीवन के हर तरह के रंग रूप पे, एस्पेक्ट पे प्रभाव डाला, ठीक है ना। दिस पॉलिसीज हाउ एवर डिड नॉट हैव अ यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन द इंटायर इंडियन सोसाइटी वाइल दे ब्रॉड बेनिफिट टू ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल एंड दे ब्रॉड मिसरी टू द मच लार्जर नंबर। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि सभी के लिए ऐसा नहीं था, कुछ जो सेक्शन कुछ स्मॉल सेक्शन ऑफ जो पीपल थे उनके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट्स था, लेकिन उसके अलावा एक बड़े से नंबर के लोग जो थे, एक लार्ज नंबर जो था, वो इस कष्ट से जूझ रहे थे, ठीक है ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम लोग सोर्स मटेरियल्स को देखेंगे, ठीक है।